कल देखो एक न्यूज़ पढ़ के ना बहुत बुरा लगा। पटेल नगर में एक यूपीएससी एस्पायरेंट की डेथ हो गई करंट लगने की वजह से। पटेल नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, ये वो इलाका है जो यूपीएससी कोचिंग के लिए फेमस है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन तो देखो बिल्कुल दयनीय है। भीड़ी भीड़ी गलियाँ, खंभों पे बिल्कुल तारों का जाल मिलेगा। इसके अलावा खाने की भी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। स्टूडेंट्स बेचारे बहुत मुश्किल से कई बार गुजारा कर पाते हैं। मकान मालिक हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। मेरी तो कभी सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई। देखो ये बात सच है कि कुछ एस्पायरेंट्स को ना ऑफलाइन पढ़ने में मज़ा आता है, हालांकि बाद में उनका डिसीजन चेंज भी हो जाता है। बहुत बार ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि ऑफलाइन शायद ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती होगी, लेकिन जब वो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो बाद में उन्हें एहसास होता है कि नहीं, ऑनलाइन ज़्यादा बढ़िया होती है। ये देखो अपनी अपनी चॉइस है, ऑफलाइन पढ़ना है या फिर ऑनलाइन पढ़ना है। और लेकिन एक चीज़ देखो ज़रूर होनी चाहिए, एस्पायरेंट्स इतनी इतनी फ़ीस देते हैं यहाँ पे करोल बाग में, राजेंद्र नगर में, कोचिंग सेंटर्स सारे यहीं पे हैं, लेकिन दिल्ली के बीचों बीच करोल बाग, राजेंद्र नगर, यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का होना सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि देखो बच्चों के रहने के लिए प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, रूम्स मिलते नहीं है, इतने महंगे रूम मिलते हैं, किचन जैसे रूम, और रेंट इतना इतना ज़्यादा। मैं तो तब से एस्पायरेंट था, तब से मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स को होना ही नहीं चाहिए। किसी बाहर शांत सी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे बच्चों के लिए सही रहने की थोड़ी फैसिलिटीज़ हों, सांस लेने के लिए हवा हो। लेकिन दिक्कत ये है, जैसे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने अपनी बिल्डिंग यहाँ पे खरीद रखी है, तो वो थोड़े हेजिडेंट होते हैं जाने के लिए कि नहीं, हमारा तो यहीं पे बिल्डिंग हमने खरीदी हुई है, हम ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन देखो वास्तव में सही बताऊं तो कोचिंग सेंटर जो भी कुछ होते हैं बच्चों की वजह से ही होते हैं। उन्हें हमेशा बच्चों के हित में सोचना चाहिए, बच्चों के हित में हमेशा फैसला लेना चाहिए। अब ये जो नीलेश की डेथ हुई, क्या नेचर की वजह से हुई? नहीं, नेचर की वजह से नहीं हुई। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख लीजिए एक बार। क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है ऐसे केसेस में कि इतनी सारे तारे क्यों लगने दी गई? करंट लगने की वजह से डेथ हुई तो किसकी जिम्मेदारी है? खुला तार था जिसकी वजह से गेट पे करंट आ गया, मतलब कोई तो देखो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, चाहे वो प्राइवेट कंपनी टाटा जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर कोई म्यूनसिपैलिटी का ऑफिशियल, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन नहीं, आमतौर पे ना ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं ना उन्हें नेचर का इंसिडेंट मान लिया जाता है, ये कुदरत की वजह से हुआ है। बट देखो बहुत सारे लोगों ने कोताही बरती होगी इस इंसिडेंट में, तब जाके सारे एक्यूमुलेट हुई गलतियां और रिजल्ट निकला नीलेश की डेथ। वैसे तो देखो हर एक जान कीमती है, लेकिन यूपीएससी एस्पायरेंट्स के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्ट रहता है, क्योंकि आज जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रहे हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कल तक देखो सेम टू सेम सिचुएशन में मैं था, आज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन देखो वो दिन कभी नहीं भूल सकते। एक बार यूपीएससी एस्पायरेंट, हमेशा यूपीएससी एस्पायरेंट। डेट आज की देखो 25 जुलाई 2024 है। आज देखो सारे बजट के आर्टिकल्स एक बार फिर से हैं, तो सेम चीज़ रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक तो देखो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ना क्लाइमेट एडेप्टेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है बजाय क्लाइमेट मिटिगेशन के। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसे हम डिस्कस करेंगे। फिर ये नीट कंट्रोवर्सी के क्लोजर से संबंधित इशू है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट एडेप्टेशन से संबंधित है। जैसा कि देखो टाइटल से ही जाहिर है, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना वो ये मांग करता है क्लाइमेट मिटिगेशन के बजाय क्लाइमेट एडेप्टेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्या मतलब है इन दोनों टर्म्स का, और इकोनॉमिक सर्वे ऐसी वकालत क्यों करता है? डिटेल से पूरी स्टोरी हम जानेंगे, पूरा इशू हम समझेंगे। सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज से संबंधित ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो क्लाइमेट एडेप्टेशन वर्सेस क्लाइमेट मिटिगेशन, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, इस बार के मेंस में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो जब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, तो आज के जो डेवलप कंट्रीज है ना, जैसे यूके, फ्रांस, इन्होंने ना दबा के इंडस्ट्रीज लगाई और उन इंडस्ट्रीज ने ना दबा के एमिशन किया। तो देखो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ डेवलप कंट्रीज, आज के डेवलप कंट्रीज में जैसे यूके, फ्रांस
और उस वजह से बहुत ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ, इतना ज़्यादा एमिशन हुआ कि अब ना उसका इम्पैक्ट दिखता है क्लाइमेट पे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन देखो, अब हिस्टोरिकली आज के डेवलप कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि इंडिया जैसे देश, वो तो बेचारे अभी भी ढंग से इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो चुके हैं। अभी भी हम यही आर्टिकल डिस्कस करते रहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है। लेकिन देखो, जब इनकी वजह से, आज के डेवलप कंट्रीज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये ना पूरे वर्ल्ड पे जोर दे रहे हैं कि आप भी एमिशन को कम करो। भाई, अभी तक तो पूरा बेड़ा गर्क तुमने किया है, तुमने सारा एमिशन किया है, लेकिन कुछ देश, इंडिया जैसे देश या फिर गरीब देश जो अभी डेवलप भी नहीं हो पाए हैं, उन पे आप पहले से फोकस कर रहे हो कि तुम भी एमिशन करो। हमें डेवलप तो होने दीजिए, हमें हमारे लोगों की बेसिक जो जरूरतें हैं उन्हें तो पूरा करने दीजिए। समझ गए? मतलब इंडिया जैसे देशों के लिए ये जो सिचुएशन है ना, अनफेयर है। उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उन्हें अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो ये पॉइंट कवर हो गया, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशंस, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स बाय डेवलप कंट्रीज। इसकी बात की जाती है इकोनॉमिक सर्वे में। देखो, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ना 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। 1992 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसके बाद ना 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। अब देखो, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था ना क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। इस क्योटो प्रोटोकॉल में ना डेवलप कंट्रीज के लिए ना स्पेसिफिक टारगेट रखे गए थे, और वो बाइंडिंग थे, बाइंडिंग टारगेट रखे गए थे जिनको मानना ही था डेवलप कंट्रीज को। लेकिन देखो, डेवलप कंट्रीज ने ना जानबूझ के क्योटो प्रोटोकॉल को कमजोर कर दिया और क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट्स जो थे उनको नहीं माना। इसके बाद फिर 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट आया, बट इसमें विभिन्न देशों ने जो कमिटमेंट की ना वो वॉलंटरी थी, वो बाइंडिंग नहीं थी। तो यहां पे ना ये पता लगता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 वाला ज्यादा फेयर था, लेकिन उसके तहत डेवलप कंट्रीज को जो कमिटमेंट्स पूरी करनी थी ना, वो कमिटमेंट्स उनके द्वारा पूरी नहीं की गई। और 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट आया ना, तो उसमें एक बात बोली गई कि 2100 आते आते अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो बढ़ने दिया ही नहीं जा सकता। अगर इतना बढ़ गया तो भारी तबाही होगी। कोशिश ये की जाएगी कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोका जाए। बट इकोनॉमिक सर्वे में देखो ये बोला जाता है, ये जो टारगेट रखा गया है ना 2 डिग्री सेल्सियस का, ये देखो आर्बिट्ररी है, ये कोई साइंटिफिक टारगेट नहीं है, ये कोई मैजिक नंबर नहीं है कि हाँ 2 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ा तो भारी तबाही, और 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे थोड़ा सा भी कम हुआ तो सब कुछ ठीक। ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है। ये जो नंबर है ये पॉलिटिकल नेगोशिएशन का रिजल्ट है। विभिन्न देशों ने आपस में पॉलिटिकल नेगोशिएशन की और उसके बाद ये नंबर निकल के आया। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है इन टारगेट से कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए टेम्परेचर, या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़े, बस इतनी कोशिश होनी चाहिए। इन टारगेट से ज़्यादा ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन टारगेट से ज़्यादा ऑब्सेस होंगे तो ये बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि सर्वे कहता है कि देखो वैसे भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इन टारगेट्स को अचीव करना, और ना अगर इन टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ना बहुत मुश्किल साबित होगा। उनको फोर्स किया जाएगा कि जल्दी जल्दी आप कोल का यूज करना छोड़िए और ऐसी दूसरी चीजें जल्दी से छोड़ दीजिए जिससे एमिशन ज्यादा होता है। तो ना इस रैपिड ट्रांजिशन से डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान होगा। जैसे अभी देखो, हम आपको पता है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया कोल पे डिपेंडेंट है। तो एकदम से हमने हमारे कोल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए, तो कोल माइनिंग में लगे इतने सारे लोग हैं जो कोल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स में काम करते हैं, उनकी जॉब चली जाएगी। देखो ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी ग्रीन जॉब्स जनरेट भी होंगी, लेकिन ये जो ट्रांजिशन है ये धीरे धीरे होना चाहिए ना, ये रैपिड नहीं होना चाहिए। रैपिड ट्रांजिशन होगा तो डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान हो जाएगा, और डेवलप कंट्रीज ने कभी अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की हैं। कमिटमेंट्स जैसे देखो, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो या फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो, इनको ना डेवलपिंग कंट्रीज को ना पैसे देने थे
फंड्स ट्रांसफ़र करने थे और टेक्नोलॉजी देनी थी ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ सकें, लेकिन डेवलप कंट्रीज अपनी कमिटमेंट पूरा ही नहीं कर रहे हैं दोनों एग्रीमेंट्स के तहत। अब बात करते हैं इस आर्टिकल की जो कोर थीम है, क्लाइमेट एडेप्टेशन वर्सेस मिटिगेशन की डिबेट। दोनों टर्म्स का मतलब क्या है? देखो, मिटिगेशन का मतलब है कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है उसे कम करना। कम कैसे होगा? कम ऐसे ही होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना, कोल वगैरह यूज़ ना कर रहा जिससे एमिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मिटिगेशन में, मतलब जो अभी जितना एमिशन हो रहा है ना उसे कम करना। और क्लाइमेट एडेप्टेशन का क्या मतलब है? देखो, क्लाइमेट एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है ना उनसे डील करने के लिए प्रिपेयर होना। समझ गए? जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा फ्लड आ रही हैं, तो ऐसे घर बनाना जिन पर ना फ्लड का ज़्यादा असर ना हो। अगर ड्रोट ज़्यादा आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ऐसे सीड्स एग्रीकल्चर में यूज़ करना ड्रोट का जिन पर असर ना हो, एग्रीकल्चर में जो पैदावार है ना वो कम ना हो। ये मतलब है एडेप्टेशन का, कि क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इफेक्ट सामने आ रहे हैं ना, उन नेगेटिव इफेक्ट से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनसे डील करने के लिए प्रिपेयर रहना। तो ये है क्लाइमेट एडेप्टेशन। तो इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि हमें ना क्लाइमेट एडेप्टेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है, अगर देखो वर्ल्ड थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा गर्म हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर वर्ल्ड इक्वली नहीं है तो फिर क्या फायदा? लेकिन क्लाइमेट मिटिगेशन पे बार बार फोकस करने से ना वर्ल्ड अनइक्वल का अनइक्वल ही रहेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज पे तो प्रेशर डाला जा रहा है कि आप एमिशन जल्दी जल्दी कम कीजिए। भाई उन्हें डेवलप तो होने दीजिए, भाई उनको मौका तो दीजिए, वो अपने लोगों की बेसिक जरूरतें पूरा कर सकें। उससे पहले ही आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो, एमिशन कम करो, एमिशन कम करो, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करना छोड़ दो। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि थोड़ा सा गर्म वर्ल्ड चलेगा, लेकिन अनइक्वल वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। अभी का जो क्लाइमेट चेंज आर्किटेक्चर है ना, जिसमें पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, ये ऐसा है कि अभी के जो पावर डायनामिक्स है ना वो बरकरार रहते हैं। पावर डायनामिक्स मतलब अभी के क्लाइमेट चेंज आर्किटेक्चर की वजह से डेवलप कंट्रीज अमीर ही रहेंगे और जो गरीब देश हैं वो अमीर नहीं हो पाएंगे, वो गरीब ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन पे तो बर्डन डाला जा रहा है कि आप कम कीजिए, एमिशन कम कीजिए, ऐसे तो वो डेवलपमेंट ला ही नहीं सकेंगे। फिर देखो इकोनॉमिक सर्वे, इवन आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हाईएस्ट साइंटिफिक बॉडी है क्लाइमेट चेंज पे काम करने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे इस बॉडी के मॉडल पे भी सवाल उठाता है, आईपीसीसी के मॉडल पे सवाल उठाता है। इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है आईपीसीसी के जो मॉडल्स हैं ना वो अक्सर ये एज्यूम कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी आएगी, जो कि देखो रियलिस्टिक नहीं है। ये जो मॉडल है वो डेवलपिंग कंट्री की एनर्जी नीड्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और इवन जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डेवलप कंट्रीज की है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, उसे बढ़िया प्रॉपर ढंग से अकाउंट नहीं किया जाता, उसे कंसीडर नहीं किया जाता इस बॉडी के मॉडल्स में। समझ गए? अब थोड़ा सा देखो इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं। इंडिया देखो अभी फिलहाल एक यूनिक पोजीशन में है। वैसे इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, सबसे ज़्यादा एमिशन तीसरे नंबर पे इंडिया करता है, पर इंडिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इस वजह से पर कैपिटा एमिशन के मामले में आप देखोगे तो इंडिया काफ़ी पीछे है। और इंडिया देखो एक तरफ जहां रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी कोल पे इंडिया डिपेंडेंट है। इंडिया क्लाइमेट वल्नरेबल भी है, लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया में, और मानसून के ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है। तो क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर ज़्यादा होगा। तो इंडिया को ना एक बैलेंस ढूंढना होगा, एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ क्लाइमेट। इकोनॉमिक सर्वे भी इसी बैलेंस को ढूंढने की बात करता है इंडिया के लिए, कि इंडिया को डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के बीच में एक बैलेंस ढूंढना होगा। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो सर्वे के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे जो पहले मैंने आपको बताया, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि क्लाइमेट चेंज के बुरे असर का कम से कम असर हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे देखो वेदर प्रूफ पावर सिस्टम और फ्लड रेसिस्टेंट हाउसेस या फिर बिल्डिंग्स,
स्मार्ट सिटीज़ बनाओ, जैसे जिसमें बेटर वेस्ट मैनेजमेंट हो, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन बिल्डिंग्स पे ज़्यादा फोकस करो। लेकिन एक चीज़, ये सब तो देखो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, एक चीज़ इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है, देखो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ना आपको लाइफस्टाइल चेंज करने पे भी फोकस करना होगा, बिहेवियरल चेंज लेके आओ, इंडिविजुअल एक्शंस पे फोकस करो, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, फूड वेस्ट मत करो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट थोड़ा अलग है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ना है ना, तो सिर्फ ये देशों का काम नहीं है, सरकारों का काम नहीं है, इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी एक्शन लाना होगा, लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा, बिहेवियरल चेंज लाना होगा। कंक्लूजन में देखो कहा जा सकता है कि रैपिड ट्रांजिशन सही नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और डेवलप कंट्रीज को ना लीड करना चाहिए एमिशन रिडक्शन में, उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए, फाइनेंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वर्ल्ड जो है वो ज़्यादा इक्वल होगा, ज़्यादा इक्विटेबल होगा। अदरवाइज तो देखो करंट जो क्लाइमेट चेंज आर्किटेक्चर है वो बाइस्ड है डेवलप कंट्रीज की तरफ। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नीट कंट्रोवर्सी के क्लोजर से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो नीट 2024 में ना इरेगुलरिटीज़ की काफ़ी सारी खबरें आई, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये मांग की कि नीट एग्ज़ाम में धांधलेबाजी हुई है और फिर से नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। इवन पार्लियामेंट में भी ये मामला बहुत गूंजा। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखो काफ़ी दिनों तक सुनवाई की इस मामले की, क्वेश्चंस पूछे, टफ क्वेश्चंस पूछे कि 67 टॉपर, 67 ऐसे बच्चे जिनकी रैंक 1 कैसे आ गई। तो देखो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते एनटीए ने चीज़ें ठीक करनी स्टार्ट की। जैसे एनटीए ने पहले बोला था कि हमने 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए थे क्योंकि उनको क्वेश्चन पेपर लेट दिया गया था, इस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स देने पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एडमिट किया कि ये गलत था, हम उन स्टूडेंट्स का फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। देखो सबसे बड़ी बात किसी भी एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे देखो ये एनटीए है, इन्होंने अपने आप से ना ग्रेस मार्क्स दे दिए 1563 स्टूडेंट्स को, इसलिए कि उनको क्वेश्चन पेपर लेट मिला। पहले उन्होंने बताया ही नहीं, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तब उन्होंने बताया कि भाई हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। उसी प्रकार से देखो इवन यूपीएससी भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी है। मतलब उसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए एग्जामिनेशन की प्रोसेस में कि हमने ऑप्शनल के जो मार्क्स हैं वो मॉडरेट किए हैं, नॉर्मलाइज किए हैं। मैं आपको एक ना सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है मेंस के क्वेश्चन में ना इस प्रकार से कीवर्ड्स होते हैं, कमेंट और क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, ये सब कीवर्ड्स होते हैं ना। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये यूपीएससी क्लियर क्यों नहीं कर देती कि इन कीवर्ड्स के मतलब क्या हैं? एक तरफ आप बोलते हो हम कोचिंग सेंटर्स को खत्म करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप इन कीवर्ड्स पे कभी क्लैरिटी नहीं लाते, तो बल्कि तो कोचिंग सेंटर्स तो और फलेंगे फूलेंगे ना। बच्चों के डर का तो और ज्यादा फायदा उठाया जाएगा, आंसर राइटिंग के नाम पे बच्चों को डराया जाएगा, अरे तुम्हें तो इन कीवर्ड्स के मतलब भी नहीं पता, कितने मुश्किल कीवर्ड्स हैं, यूपीएससी क्या पूछ रही है। अरे इससे अच्छा यूपीएससी थोड़ी क्लैरिटी ले आएगी तो कोचिंग सेंटर्स के पास बच्चे क्यों जाएंगे? आप बताओ। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो यूपीएससी ट्रांसपेरेंसी लाने में कर सकती है, लेकिन यूपीएससी करती नहीं है। खैर नीट पे वापस आते हैं, जो आज का मुद्दा था। नीट के एग्जाम में ना एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर ना 2021 तक की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में ना गलत था। तो इस वजह से एनटीए ने ना उस क्वेश्चन के मार्क्स सबको दे दिए। इस वजह से टॉपर्स की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। मतलब समझ गए, एनसीईआरटी में गलत आंसर दिया हुआ था तो कुछ बच्चों ने बोला यार हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एनसीईआरटी में ही गलत है तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आईआईटी दिल्ली को कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए और सिर्फ एक आंसर होगा, सबको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा सकते। उस क्वेश्चन के लिए पहले एनटीए ने सबको ग्रेस मार्क्स ददे दिए थे, लेकिन आईआईटी दिल्ली ने बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो फिर सबको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। तो ऐसा करने से ना मतलब पहले जिनको 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे उनका फिर से रीनीट करवाया गया, और फिर ये एक क्वेश्चन के लिए सबको ग्रेस मार्क्स दिए थे, उसमें भी सबको नहीं दिए, सही आंसर वालों को ही दिए। तो ऐसा करने से ना फिर टॉपर्स की संख्या कम हो गई। पहले जहां 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी रैंक 1 थी, लेकिन अब सिर्फ 17 ऐसे स्टूडेंट्स रह गए जिनकी रैंक 1 है। इसके अलावा
देखो आर्टिकल में ना ये बोला जाता है, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने ना रीनीट का आदेश नहीं दिया, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरे देश में एग्जाम लीक हुआ था, लेकिन देखो इस पूरी प्रोसेस में ना पिछले कुछ दिनों में ये जरूर पता लगा कि एग्जाम में ना लोकलाइज्ड कितनी धांधलेबाजी चलती है। जैसे रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दे दिए गए कुछ सेंटर्स पे, डैमेज्ड आंसर की सही नहीं दी गई, एक क्वेश्चन के सबको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, कहीं कहीं पर मुन्ना भाई जैसा केस भी सामने आए इनपर्सनेशन के, मतलब मुन्ना भाई की जगह कोई और पेपर देना चला गया। मतलब देखो इस बार लीक के जो एलिगेशंस लगे ना, उससे एक अच्छी चीज़ ये हुई हमारे देश में ना एग्जामिनेशन सिस्टम में और जिस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें रिफॉर्म्स की मांग जरूर उठने लगी। ये अच्छी चीज़ हुई। बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए, हमने भी आर्टिकल्स डिस्कस हुए कि कैसे एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए, ये तरीका गलत है, स्कूल एजुकेशन का फेलियर है कि इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस होता है, बच्चों का इतना स्ट्रेस होता है, मेंटल सिचुएशन खराब होती है। और गलती कहीं ना कहीं सरकार की है। 23 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं नीट का और एमबीबीएस की सीट है सिर्फ 1 लाख। मारामारी तो होगी ही। तो सरकार को कुछ अल्टरनेटिव डेवलप करना चाहिए, अल्टरनेटिव कैरियर उन बच्चों के लिए जिनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है ना, ये सबसे बड़ा कारण है कि इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में धांधलेबाजी होती है, एग्जाम में पेपर लीक होता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। अगर सीट्स लिमिटेड ना होती, अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस अच्छे होते, तो फिर इतने मारामारी नहीं होती। और एक चीज आप देखो, सरकार ने फिर भी एक्शन नहीं लिया। एग्जीक्यूटिव जो है हमारे देश में, वो तो देखो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तभी एक्शन लेता है, लेकिन जुडिशरी ने एक्शन लिया। अब जुडिशरी को ना फर्दर भी ऑर्डर देना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम सुधारने के लिए। हाँ, ये बात सच है कि सरकार ने 7 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की है, के राधाकृष्णन जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन हैं उनकी अध्यक्षता में। अब देखना ये होगा कि क्या रिकमेंडेशंस देती है वो कमेटी और कैसे उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन देखो ये पूरा मामला ना एक सबक रहा, ना सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हमारे देश में सभी एग्जाम्स के लिए, कि अब बहुत हो चुका है। एग्जामिनेशन पेपर लीक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और बल्कि जिस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये एक मेहनती बच्चा देखो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी मेहनत को कोई और लूट के ले जाए। लास्ट में देखो एक क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। डेवलपिंग नेशंस के कंटेक्स्ट में क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज जो हैं वो ज़्यादा इमीडिएट बेनिफिट्स ऑफर करती हैं एज कंपेरिजन टू मिटिगेशन एफर्ट्स। इस स्टेटमेंट को आपको ना क्रिटिकली एग्जामिन करना है और आंसर देना है इस क्वेश्चन का 250 वर्ड्स में। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी देखो हमारी आज की डिस्कशन। आज ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स थे नहीं। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।